हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वो अनवरत रूप से चल रही है और उसी का एक भाग है आज की फोर्स जो लगता है तो किस तरीके से मूव करता है चार्ज, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डेवलप किया था फोर्स। और फोर्स आता है दोस्तों जब किसी चार्ज को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और कराया जाता है मूव, और उससे पहले हमने डेवलप किया था मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस में आया जब हम एक वायर में करंट फ्लो कराते हैं। उसके बाद हमने जब उसके पास उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा तो उस पर एक फोर्स डेवलप हुआ। अब वो फोर्स उसको एक विशेष डायरेक्शन में चलाता है जिसका संबंध है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। वो भी हमने आपको बता दिया था किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। और अब आ जाता है हमारे पास दोस्तों कि किस तरीके से फोर्स जो कि मैग्नेटिक चार्ज में रखे किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में रखे किसी चार्ज पर लगता है तो वो उसको किस तरीके से घुमाने की या किस तरीके से चलाने की कोशिश करता है। तो उसी का एक पार्ट है आज का टॉपिक जिसका नाम है पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ एक मूविंग चार्ज किस तरीके से पाथ बनाता है। दोस्तों, यहां हमने आपको बता दिया था कि जो फोर्स चार्ज पे लग रहा है वो है क्यू वी क्रॉस बी। यहां पर क्यू है चार्ज का मैग्नीट्यूड, इट मे बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वी है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज और बी है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। दोस्तों, V क्रॉस B है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि V और B के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ यूज किया जा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट दोस्तों तब यूज किया जाता है जब दो वेक्टर्स को हमको वेक्टरली जो है उनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। यहाँ देखने की बात यह है कि उन दोनों के बीच में जो थीटा है उसका साइन जो है वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। तो यहाँ हमने फोर्स की वैल्यू लिख दी है आपके लिए क्यू वी वी साइन थीटा। अब दोस्तों क्यू हो, वी भी हो और बी भी हो, तीनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास में हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि फोर्स हमारे पास में डेवलप ना हो रहा हो। ऐसा तब हो सकता है जब आपके थीटा की वैल्यू जो है वो इस पूरे को जीरो कर रही हो। और ऐसा तब होगा थीटा साइन थीटा जीरो कब कब होता है दोस्तों, जबकि थीटा 0 और 180 डिग्री हो तो साइन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 होगी। ऐसे केस में फोर्स डेवलप नहीं होगा और वेलोसिटी यानी कि चार्ज जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में चलता रहेगा, क्योंकि चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए, उसको रोकने या फिर तेज चलाने के लिए डेवलप किया जाता है। एक्सेलरेशन डेवलप करने के लिए चाहिए होता है फोर्स, और फोर्स अगर आपके पास में नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो पाएगी और जिस डायरेक्शन में चल रहा है आइदर इस डायरेक्शन में और आइदर इस डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो ऐसे केस में दोस्तों पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन यानी कि जिस भी मोशन में या एग्जिस्टिंग मोशन में जो है पार्टिकल चार्ज पार्टिकल चलता रहेगा। इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है जब थीटा होता है 90 डिग्री। अब देखिए किस तरीके से चेंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें ये केस डिस्कस नहीं किया जाता हो, क्योंकि जब इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आती है यानी कि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ इस केस को बनाएं तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस से दिखाया है, यानी कि अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ। वेलोसिटी जो है वो हमने दिखाई है कि इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, मान लीजिए किसी भी तरीके में यहाँ पर वेलोसिटी जो है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर यहाँ पर यूं लग रही है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, V क्रॉस B।
V क्रॉस B, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। बाकी सारे लॉज जो है वो आप साइड में रख दीजिए, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थंब रूल जो मैंने आपको बताया था ये बेस्ट है और ये आसानी से हर जगह फिट होता है कि आपको केवल कर्ल करना है अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू अनदर वेक्टर, यानी कि सेकंड वेक्टर। तो V से B की तरफ कर्ल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, यानी कि फोर्स लग रहा है इधर, तो यानी कि फोर्स थोड़ी देर में इसको इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ ले जाएगा। अब अगर यहाँ देखें तो दोस्तों ये आ रही है नीचे की तरफ, V क्रॉस B, V और B अंदर की तरफ, तो ये आ रही इधर, यानी कि हर केस में जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्टेंस में आ चुका है। कोई चीज सर्कुलर पाथ में है, इसका जस्ट मतलब यही है कि सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जो कि उसको सेंटर की तरफ बनाए हुए है, और ऐसे ही केस में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है mv²/r लगता रहता है, और वस्तु या ऑब्जेक्ट या फिर जो भी बॉडी है वो सेंटर की तरफ बनी रहती है। यानी कि जैसे मैकेनिक्स में हम किसी वायर को जो है थ्रेड से बांधकर घुमाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो सेंटर में घूमता रहता है क्योंकि थ्रेड के द्वारा जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स दोस्तों जो QVB है वो सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप कर रहा है। ये ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका कारण क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वैल्यू है QVB sin थीटा, क्योंकि V और B परपेंडिकुलर है तो थीटा sin थीटा की वैल्यू 1 हो गई है। यहाँ से दोस्तों R की वैल्यू आती है mv/QB। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन ना पूछा जाए। अब बात आती है कि mv को हम लिख सकते हैं P, तो डेफिनेटली R की वैल्यू हो जाएगी P/QB, यानी कि एक ऐसे रेडियस में घूमेगा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी की रेडियस होगी R, और R की जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेंगे M, V, Q और B मिलकर, या फिर उसका मोमेंटम। mv को मोमेंटम लिखते हैं, P=mv होता है, ये आपको मैकेनिक्स में बताया जाता है 11th क्लास, ठीक है। तो इस हिसाब से R=mv/QB या P/QB हो जाता है दोस्तों। बाकी के फॉर्मूले इस फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं आसानी से, तो वो हमने लिख दिए हैं, इनको आप नोट कर ले। जैसे टाइम पीरियड को हम लिखे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिखा जाता है टाइम को, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2πr/r, छोटा कर लो, 2πr/v वेलोसिटी, तो 2πr/v, यानी कि v की जगह mv/QB लिखेंगे, तो v की जगह mv/QB लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2πr/v। ओके, तो यहाँ हमने r की जगह लिखा mv/QB, v से v कट गया तो 2πm/QB आपका आ गया टाइम पीरियड। दोस्तों देखने की बात यह है कि टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला है इसमें वेलोसिटी नहीं आ रही है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करेगी। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। हो सकता है कि आपको डिफरेंट तरीके के पार्टिकल दे दे और उनकी सेम पार्टिकल दे दे और उनकी वेलोसिटी को अलग अलग कर दे, तो ये बात ध्यान रखना कि वेलोसिटी का टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक घूमने में वो सभी जो सारे पार्टिकल्स है वो बराबर समय लेंगे। तो F=1/t होता है टाइम पीरियड का उल्टा जो है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी QB/2πm। दूसरी तरफ ओमेगा की अगर बात करें हम तो ओमेगा होता है 2πf, f की वैल्यू रख दीजिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपके डिराइव होते जाएंगे। दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें दोस्तों वो होती है mv, हाफ mv²। हाफ mv² में हम अगर रखना चाहते हैं किस तरीके से r को इंसर्ट कराएं या फिर p को इंसर्ट कराएं, तो उसके लिए हमें ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करना होगा।
एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ r की वैल्यू में हम p की वैल्यू इंसर्ट करा के 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट लिख दिया हमने, अपॉन में QB आ गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे आप याद कर भी नहीं पाएंगे, आपको केवल ये वाला वैल्यू और ये याद रखना है बस ये आपको याद रखना है, बाकी सब आपको डिराइव करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई Q चार्ज है वो V वोल्टेज से एक्सेलरेट होता है, तो कितना वर्क डन करेगा दोस्तों? वो वर्क डन करेगा Q इंटू वी, जो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, और किया हुआ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल के बराबर हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और QV बराबर हो जाएंगे। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और यह होता है Q इंटू डेल्टा वी। अगर कोई Q चार्ज पोटेंशियल डेल्टा वी की वजह से मूव करता है तो उसमें वर्क डन होता है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी Q इंटू डेल्टा वी। तो QV हो गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर है, तो इसकी जगह QV रख दीजिए, R की वैल्यू। फिर एक फॉर्मूला बन गया है आपका 2m QV अपॉन QB। यहाँ Q को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया है, ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मूले को आपको अल्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला क्वेश्चन हमने आपके लिए बना दिया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, और उनको V परपेंडिकुलर B रखा गया। इसका मतलब सर्कुलर पाथ में तो वो है ही। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि कौन की उनकी रेडियस जो भी होंगी, जो भी पार्टिकल्स रेडियस बनाएंगे, उनका रेशियो क्या होगा। तो हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के क्या क्या चीज़ें चेंज है दोस्तों। चेंज चीज़ें हैं, केवल सेम काइनेटिक एनर्जी रखी है, तो ये वाली चीज़, इस वाले फार्मूले से काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि सेम है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यानी कि M और Q डिसाइड करेंगे कि इनकी रेडियस क्या होने वाली है। तो ये हमने इसका चार्ट बना लिया है। हाइड्रोजन P जो है प्रोटॉन 1H1 हाइड्रोजन का जो एटम होता है, न्यूट्रॉन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन 1H2 होता है, और अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है दोस्तों, हीलियम का एटम। ठीक है, तो यहाँ आप कर देंगे m की वैल्यू, मान लीजिए प्रोटॉन को 1 मानते हैं, तो इसका 2m हो जाएगा और इसका 4m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज की बात करें तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा इसका 1, इसका चार्ज हो जाएगा आपका 2, और इसका चार्ज हो इसका हो जाएगा आपका 1, और इसका चार्ज हो जाएगा 2। नीचे वाला जो है वो प्रोटॉन है, और ऊपर वाला है जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर मास जो है वो उसमें न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, पर चार्ज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इनका रेशियो अगर हम यहाँ लिख लेंगे तो रेशियो हो जाएगा, जैसे m अपॉन Q का रेशियो, ऊपर रूट आएगा नीचे नहीं आएगा ना, तो m का रूट ये आ गया, फर्स्ट m का रूट E सिंगल, 2m का रूट E सिंगल, 4m का रूट E 2E आ गया। ठीक है, m अपॉन E, m अपॉन E, m अपॉन E कट जाएगा, यहाँ आ गया 1, ये भी आपका 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा रूट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है उसको अपने अकॉर्डिंग फार्मूला को चेंज करके बना सकते हैं। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। तो इसी तरीके से आगे के टॉपिक्स भी दोस्तों आते रहेंगे। अब ये चैप्टर खत्म होने के पड़ाव पर पहुंच चुका है, और आपको करना है छोटा सा काम, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्वेशन, यानी कि अब आप इन्वॉल्व हो जाइए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थॉरली रिवाइज कर लीजिए इनको। केवल आपको 5-10, हर लेक्चर हमने 10 मिनट का, ज़्यादा का नहीं बना रखा है, 10-12 मिनट के हर लेक्चर हैं, तो आपको मुश्किल से इनको पूरा करने में 2 घंटे लगेंगे। आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, SL अरोड़ा ले लीजिए, या फिर जेई की कोई भी बुक ले लीजिए। जेई मेंस तक के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके रिलेटेड इससे हो जाएंगे। नीट के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इससे निकल जाएंगे। तो शुभकामनाओं के साथ, और मेहनत करते रहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको मेहनत करनी है, और चीज़ों में सफल हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू।